हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आपने ये जो सेकंड डीपीपी है हीट एंड वर्क की, इसके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे अपने आप से। अटेम्प्ट तो आपने सारे ही किए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन शायद ना बने हों। इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत बेसिक, सिंपल और गेट लेवल के थे। एक या दो प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है, मतलब थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं और आपने क्लास के क्वेश्चन को परफेक्टली लगाया हुआ है तो ही आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपके आंसर्स आ गए हैं बहुत अच्छी बात है। किसी क्वेश्चन में अगर नहीं आया तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इसके अलावा किसी क्वेश्चन को आपने आंसर तो ले आए बट यू आर नॉट श्योर वेदर द प्रोसेस इज करेक्ट और रॉन्ग, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, नो इशू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्सिबल साइकिल एज शोन इन फिगर, द वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन किलो जूल पर साइकिल में निकालना। वर्क आउटपुट निकालना है फ्रॉम द साइकिल, फ्रॉम द इंजन। अब आपको ये पता होगा वर्क आउटपुट जो होता है, नेट वर्क आउटपुट बेसिकली दैट इज द एरिया ऑफ द साइकिल। नेट वर्क आउटपुट क्या होता है? डब्ल्यू नेट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द साइकिल। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द साइकिल। ध्यान से समझेंगे तो ये एरिया ऑफ द साइकिल होता है, राइट। आपको बस एरिया ऑफ द साइकिल निकाल देना है, तो ये पूरा एरिया ऑफ द साइकिल आप निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यूनिट्स आप यही रखेंगे, हाफ बेस। बेस कितना है? 2.5 माइनस 2 हो जाएगा, और हाइट आपका हो जाएगा 650 माइनस 400, राइट। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। किलो जूल पर साइकिल में ही आंसर पूछा गया और किलो जूल में ही ये आंसर आएगा, क्योंकि ये किलो पास्कल में है, मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 150, 650 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 62.5 किलो जूल। ठीक है, ये आ गया 62.5 किलो जूल। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ए फ्लूइड कंटेन इन अ हॉरिजेंटल सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस लीक प्रूफ पिस्टन, मतलब क्लोज सिस्टम है, इज कंटिन्यूसली लाइक continuously we are supplying work through the stirrer passing through the cylinder cover. Okay, the cylinder diameter is given as a 0.4 मीटर, right। यहाँ से डेटा चालू हो रहा है 0.4 मीटर और 10 मिनट के लिए स्टरर कर रहे हैं। द पिस्टन स्लोली मूव्स आउट टू द डिस्टेंस ऑफ 0.85 मीटर अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। द नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड। ओके, तो ये बढ़िया प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और इनिशियल में लेट से पिस्टन यहाँ पर है। इनिशियल में पिस्टन कहाँ पर है? ये पिस्टन आपका यहाँ पर है। ठीक है, पिस्टन यहाँ पे है और इसका डायमीटर 0.4 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.4 मीटर। ये डायमीटर आपका दिया हुआ है 0.4 मीटर। 0.4 मीटर दिया हुआ है। ड्यूरिंग द स्टरिंग प्रोसेस 10 मिनट, राइट। तो ये स्टरर कर रहे हैं हम लोग कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए इसको स्टरर कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स। द पिस्टन स्लोली मूव्स आउट टू डिस्टेंस ऑफ 0.850 मीटर। 0.850 मीटर। तो ये पिस्टन फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, और ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज़ बेसिकली 0.485। कितना है? 485, यस 485 मीटर। 485 मीटर, ये हो जाएगा 485 मीटर अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। अब ये जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर है, राइट। ये जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर है, मतलब ये पी नॉट जो भी बोले, राइट। ये हमारा पी नॉट है। पी नॉट जितना दिया होगा, तो ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर मतलब जो इसमें रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपको वर्क मिलने वाला है, दैट इज बेसिकली व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द नेट वर्डन बाय द फ्लूइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 2 किलो जूल, राइट। यानी
डब्लू नेट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 किलो, क्योंकि यहाँ पे दो वर्क इन्वॉल्व है, एक तो ये वर्क इनपुट है और ये एक आउटपुट है। अच्छा देखो एक चीज़ और समझिए, ये जो स्टेरर वर्क है ये निगेटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा। नेट वर्क पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये वाला वर्क ज़्यादा होगा, वर्क फ्रॉम द पिस्टन, वर्क फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग द स्टेरर is 840 rpm. Determine the torque in the shaft and the power output of the motor. Okay, तो n वैल्यू दिया हुआ 840, राइट। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, कितना दिया हुआ है 840, सॉरी ये दिया हुआ 840 आरपीएम है। आपको निकालना क्या, टॉर्क निकालना है मोटर का और पावर भी निकालना है मोटर की, ठीक है। डिटरमाइन द टॉर्क ऑफ द इन द शाफ्ट एंड द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, ये दो चीज़ें आपको बेसिकली निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें दी हैं। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इजीली लग जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे दो तरीके के वर्क हो रहे हैं मेरे दोस्त। अच्छा पी एटमॉस्फेयर का वैल्यू दिया हुआ है कि अपने आप से लेना पड़ेगा, पी एटमॉस्फेयर हमें लग रहा है अपने आप से लेना पड़ेगा। ओके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब पहले ये देखेंगे कि पिस्टन कितना वर्क कर रहा है, डब्लू पिस्टन कितना आएगा, जो पॉजिटिव आने वाला है कितना वर्क करेगा, पी नॉट इंटू V2 माइनस V1 आ जाएगा। अब पी नॉट का वैल्यू हम ले लेते हैं 101.325 किलो पास्कल में ही ले लेते हैं, ठीक है। V2 माइनस V1 का वैल्यू हो जाएगा एरिया इंटू दिस वैल्यू, और डायमीटर दिया हुआ है तो π/4 d स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.485, क्लियर है 0.485। तो π/4 d स्क्वायर इंटू ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, π/4 इंटू 0.4, ठीक है, इंटू 0.485, ठीक है, इंटू 101.325, तो ये आ जाएगा 6.175 किलो जूल। ये हमारा WP आ गया। अब W स्टेरर निकाल लेंगे, क्योंकि W स्टेरर इससे कम ही होगा। अच्छा W स्टेरर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस, ये पूरे 10 मिनट में, इस पूरे 10 मिनट में कितना वर्क होगा वो हम निकाल लेंगे। तो ये क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरे 10 मिनट में हुआ है, ठीक है। तो W नेट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 किलो जूल, जो कि होगा माइनस W स्टेरर और प्लस WP, राइट, प्लस WT, राइट। तो WS का वैल्यू कितना, W स्टेरर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.17 माइनस 2, तो 4.175 किलो जूल आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेट ऑफ वर्क, स्टेरर जितना वर्क कर रहा है, रेट ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, पावर। तो ये स्टेरर वर्क है या मोटर, और पावर इनपुट टू द मोटर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ स्टेरर वर्क WS बाई टाइम, राइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.175 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 मिनट, 10 इंटू 60 कर देंगे तो ये किलो वाट आ जाएगा, इसको वाट में भी लिख सकते हैं। तो ये अपन को आ रहा है 4.175 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60, और इंटू कर देते हैं 10.3 है मेरे हिसाब से, ओके वाट में कर देंगे तो 6.9596 वाट, 6.96 वाट में आ जाएगा, किलो वाट में आएगा 10³ आएगा तो वाट में लिख दिया मैंने। तो ये पावर इनपुट आ गया। इसके अलावा आपको क्या निकालना है, टॉर्क भी निकालना है। तो पावर इनपुट का वैल्यू आ गया आपका 6.96 वाट, ये आपका एक आंसर हो गया। और आपसे पूछा गया है टॉर्क। अच्छा देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 2πNT/60, यही होता है 2πNT/60। तो टी का टॉर्क निकाल लो यहाँ से। तो पावर आपको पता है 6.96 इंटू 60 हो जाएगा
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई एन हो जाएगा। एन कितना है? 840। 840 तो ये आ जाएगा 0.079, 0.079 ये वॉट में है, तो जूल इनटू, या फिर इसको न्यूटन में आ जाएगा, न्यूटन इनटू मीटर, या जूल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। होपफुली ये प्रॉब्लम आ गया, और काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम सप्लाई तो यहाँ पे कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सप्लाई कम कर रहे हैं, राइट, 4 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं, यहाँ 6 मिल रहा है। हो सकता है क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी जो है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, वो वर्क भी कन्वर्ट हो रहा होगा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। सो दैट इज़ पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द गैस स्पेस above water in closed storage tank N2 at 25 degree 100 kilopascal. The tank volume is 4 meter cube and 500 kg water at 25 degree centigrade. Okay, तो इनिशियल कंडीशन में पहले टैंक बना लेते हैं। टैंक में क्या है? N2 है 25 डिग्री टेम्परेचर पे 100 किलो पास्कल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारा ऐसा टैंक है, ध्यान से समझिए, इनिशियल कंडीशन में बना रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन में बोल रहा है कि 500 kg तो वाटर है, पहले तो 500 kg वाटर है, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है, और N2 है वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, और प्रेशर शायद कितना दिया? 100 किलो पास्कल प्रेशर दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल। एन एडिशनल 500 इज नाउ फोर्स टू टैंक, एज्यूमिंग दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहता है। फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द N2 एंड वर्क डन। ओके डन। तो अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे N2 है 100 किलो पास्कल पे, राइट। अब देखो इसमें क्या, ये इनिशियल कंडीशन, अब इसमें 500 kg वाटर और डाल रहे हैं, 500 kg वाटर और डाल। अब देखो वाटर तो अपना वॉल्यूम चेंज करेगा नहीं, जो इनिशियल पोजीशन में 500 kg का है वॉल्यूम उतना ही रहेगा, एक्चुअली कंप्रेस होने वाली है एयर, राइट। तो फाइनली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फाइनली अगर सेम डायग्राम ऐसे मैं बनाऊँ, राइट, सिमिलर डायग्राम अगर ऐसे बनाओ, तो आप ये देखोगे कि ये वाटर का लेवल तो सेम ही है, 500 kg तो है ही है। अब हमने 500 kg और डाल दिया, 500 kg हमने और डाल दिया, क्या? H2O, टोटल 1000 हो गया, राइट। और ये जो एयर का वॉल्यूम इतना पूरा था, अब कंप्रेस हो गया, N2 हो गया, लेकिन समहाउ टेम्परेचर इज मेंटेन सेम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? टोटल वॉल्यूम भी सेम है, 4 मीटर क्यूब, ये 2। अच्छा देखो यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम यहाँ पे N2 है बेटे, राइट। यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम यहाँ पे N2 है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो ये पूरा वॉल्यूम था, ये यहाँ तो कंप्रेस हो गया, इतना वॉल्यूम बचा। क्लियर है? ओके, अब देखो क्या करते हैं अपन लोग। अब अपन लोग एक काम करेंगे, राइट, ध्यान समझिए। N2 हमारा सिस्टम है जो कि कंप्रेस हो रहा है, वो भी आइसोथर्मली। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। अब मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे प्रेशर, ये P1 लिख रहा हूं, इसको V1 वॉल्यूम लिख रहा हूं। ये V1 क्या है? 4 मीटर क्यूब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ N2 है, इसका वॉल्यूम मैं V2 लिख रहा हूं। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V1 का वैल्यू सर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू m बाई वी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाए? m बाई रो, रो ऑफ वाटर 1000 होता है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा m बाई 1000। तो m कितना है? 500 बाई 1000। तो V1 ऑफ N2 कितना आ जाएगा? मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ N2 आ गया 3.5 मीटर क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे, V2 वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 4 माइन, अब 1000 kg हो गया तो 1000 बाई 1000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर क्यूब V2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन है, तो क्या आ जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 का वैल्यू कितना है? 100,
V1 का वैल्यू है 3.5, P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू हमको निकालना है, V2 का वैल्यू है 3, तो P2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 116.67 किलो पास्कल, 116.67 किलो पास्कल। क्लियर है, ये हमारा बेसिकली P2 का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब P2 आ गया हमारा। अब हमें निकालना है वर्क, किसका, N2 पे वर्क। N2 पे वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1। तो P1 कितना है 100, V1 कितना है 3.5, ln V2 कितना है, V2 है 3 बाई 3.5। जरा इसको निकालेंगे, 3 बाई 3.5 ln ऑफ आंसर हो जाएगा इंटू 3.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा -53.95 किलो जूल, -53.95 किलो जूल। तो ये हमारा, अब देखो पूछा क्या है, ऑन N2, मतलब डायरेक्शन आपको गिवन है, तो अब आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट W इज इक्वल टू लिख सकते हो, दैट इज 53.95 किलो जूल ऑन N2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है एज सच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए गैस एक्सपैंड फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2। एक गैस है जो प्रेशर P1 से P2 में एक्सपैंड करे, P2 का वैल्यू P1/10 है। इफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ इट, देखो P1 दिया है, P2 दिया है, मतलब P2 कितना दिया है, P1/10 दिया हुआ है, और द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन V2 हमें बेसिकली दिया है 0.55। ये किस कंडीशन मीटर क्यूब, ये है आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल। अब बोल रहा है इफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक, तब वॉल्यूम क्या होगा। आप ध्यान से पीवी डायग्राम देखेंगे, एक बार पीवी डायग्राम देखते हैं। तो इनिशियली सिस्टम यहां पे है, मतलब P1 V1, ये 1 पॉइंट हो गया, यहां पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, राइट। और यहां पे अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, राइट, अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, ये V1 है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है कहां तक, P2 तक। तो आइसोथर्मल होगा, इसको थोड़ा सा बेटर बना सकता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता, ये P2 है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा और आगे तक लेके जाते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया P2। ये 1 to 2 कैसा प्रोसेस है, 1 to 2 हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। और वॉल्यूम एट द एंड कितना आ रहा है, 0.55, ये वॉल्यूम है 0.55। अब क्या बोल रहा है कि अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये तो K इज इक्वल टू 1 लाइन है, अब K इज इक्वल टू गामा लाइन इसके नीचे आएगी, ये वैल्यू, ये 2 डैश हो गया। सो 1 to 2 डैश कितना आ गया, ये 1 to 2 डैश क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक। तो V2 डैश निकालना है यहां पे, ये V2 डैश निकालना है। समझ में आया। तो पहले आइसोथर्मल कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, ध्यान समझिए। पहले वाला 1 to 2 प्रोसेस ले लो, जब 1 to 2 प्रोसेस ले लोगे तो क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 को P1 रहने दो, V1 को V1 रहने दो, P2 को P1/10 कर दो, V2 को 0.55 कर दो, तो V1 का वैल्यू आ गया 0.055 मीटर क्यूब, V1 आ गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस ले लो, 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश, तो क्या हो जाएगा, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। P1 को P1 रहने दो,
V1 को रख लो 0.055 टू द पावर 1.4। एयर दिया हुआ है क्या? गैस दिया हुआ है, ओके, एयर ही ले लो। राइट, एयर ही ले लो, वैसे तो देना चाहिए इसको, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.44 इज इक्वल टू P2। P2 क्या हो जाएगा? P1/10 इंटू V2। V2 कितना है? V2 तो निकालना है टू द पावर 1.4, तो P1 से P1 कैंसिल, तो यहाँ से V2 डैश आ जाएगा, ये डैश है, V2 डैश है ये। V2 डैश कितना आ जाएगा ज़रा बताइए? तो यहाँ 0.055 टू द पावर 1.4 इंटू 10 टू द पावर 1/1.4, तो ये आ जाएगा 0.2848 ऐसे कुछ आ जाएगा मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। V2 डैश आ जाएगा 0.28। डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है। क्लियर है? बढ़िया प्रॉब्लम था, राइट। ऐसा प्रॉब्लम गेट, मतलब गेट के लेवल का प्रॉब्लम है ये, एग्जैक्टली लेवल। जैसे इससे ये वाला जो ये वाला प्रॉब्लम है, ये वाला, ये थोड़ा सा गेट से ऊपर लेवल का प्रॉब्लम है। ये वाला भी इवन गेट से लेवल से थोड़ा सा ऊपर का प्रॉब्लम है, बट ये एग्जैक्टली लेवल का प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। A system at a given state undergoes change of following expansion processes reach the final volume। final volume fix है मतलब, तो correct sequence of ascending order of work output। देखो बहुत सिंपल है। अच्छा ये ओके दिया भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यही लिख देता हूँ, फिर आंसर मैच करा लिया जाएगा। तो अब देखो हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये P एक्सिस है, ये V एक्सिस है। अब यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है, राइट, ये इनिशियल स्टेट है। फाइनल का केवल वॉल्यूम फिक्स है V2। अब इसमें कितने प्रोसेस है? एक तो आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक ये हो गया, ये 2 नंबर का प्रोसेस है जिसमें K वैल्यू है 0, ठीक है। फिर आइसोथर्मल है, ठीक है, ये आइसोथर्मल हो गया। इसको किस नंबर का है? 1 नंबर का है, राइट। ये किस नंबर का है? 1 नंबर का है, तो ये K वैल्यू हो गया 1। फिर उसके बाद क्या है? पॉलीट्रॉपिक आएगा। उसके बाद ये पॉलीट्रॉपिक किस नंबर का है? 4 नंबर का है, ये K वैल्यू हो जाएगा 1.3। फिर उसके बाद एडियाबैटिक, ये किस नंबर का है? 3 नंबर का है, और K वैल्यू इज 1.4। अब हमको बताए एरिया अंडर द कर्व एंड प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। एरिया अंडर, तो ये वाला एरिया जो होगा ये किसका वर्क होगा? एडियाबैटिक वाले का। इसके नीचे का एरिया पॉलीट्रॉपिक, इसके नीचे तो सबसे ज्यादा किसका वर्क होगा? आइसोबारिक का। अब बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम इसका 3 4 1 2 क्या आ जाएगा? 3 4 3 4 1 नहीं 3 4 1 2 आएगा, हाँ 1 2 3 4 1 2 आपका करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा। 3 4 1 2 डी एस द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सिंपल प्रॉब्लम है, इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। कंसीडर अ रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 320 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट रनिंग इफ द रेफ्रिजरेटर रन ओनली 1 क्वार्टर टाइम। केवल क्या करता है? पूरे दिन में देखा जाए तो 1 क्वार्टर टाइम ही चलता है। एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक 0.09 द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर मंथ। देखो अब क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कितना इलेक्ट्रिक, कितना पावर है, राइट, पावर दिया हुआ है, तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट? वर्क। तो देखो पावर दिया 320 जूल। अब इसको एक काम करते हैं, इसको किलो जूल में मैं लिखूंगा। 320 को इसको 0.32 में लिख दूंगा। 0.32 किलोवाट हो जाएगा, मतलब किलो जूल पर सेकेंड। इतना एनर्जी खाएगा कौन? रेफ्रिजरेटर, जब 1 सेकेंड के लिए चलेगा। अब चलता कितनी देर के लिए है? चलता कितने देर के लिए? क्वार्टर टाइम चलता है पूरे मंथ में। पहले तो देखो मंथ में कितने दिन है? 30 दिन तक चलेगा। हर दिन 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इतना ये टोटल टाइम है 1 महीने का। 1 महीने का ये टोटल टाइम है। लेकिन ये तो टोटल टाइम हो गया 1 महीने का,
है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर केवल 1/4 टाइम चलता है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो इतने किलो जूल, ये भी सेकंड में भाई, ये वैल्यू जो आपने लिखा है तो सेकंड में है ना, तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल में। अब इसको जरा पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है 30 इंटू 0.32 इंटू 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 207,360 किलो जूल। एक मंथ में इतना, एक मंथ में इतना इलेक्ट्रिसिटी ये खा जाएगा, एक मंथ में इतना इलेक्ट्रिसिटी ये खा जाएगा। लेकिन अब हमको लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती किलोवाट आवर, तो हमको किलोवाट आवर में लिखना। तो एक काम करो, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ आर है और आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस आर को लिख लो 3600 सेकेंड, तो ये इसमें 3600 सेकेंड से डिवाइड हो जाए तो किलो जूल पर सेकेंड किलोवाट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है इसको 3600 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 57.6 किलोवाट आवर। इतनी यूनिट खाएगा पूरे एक महीने में, इतना यूनिट खाएगा। जब इतना यूनिट खाएगा तो उसके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम कॉस्ट निकालें, कॉस्ट दिया हुआ है 0.09 रुपए लगते हैं रुपीस पर किलोवाट आवर। तो जितना किलोवाट आवर लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 57.6 किलोवाट आवर। तो ये 56 इंटू 0.09 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.18। ये बहुत पुराना डेटा है मुझे लग रहा है, क्योंकि 0.09 आजकल तो 8 रुपए शायद चल रही है, हैं रुपीस। आजकल तो तभी RS भी लिखा हुआ है, अब तो ऐसे लिखा होना चाहिए था। तो बहुत पुराना रेट है ये बिजली का। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन एन आइडियल गैस एक्सपैंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। सेम इनिशियल कंडीशन है बेटे, राइट। ये इनिशियल कंडीशन है जहां पे वॉल्यूम है V1, ये PV डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, और फाइनल वॉल्यूम हो जाता है ये V2। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। 3 डिफरेंट वेज द वर्क डन बाय द गैस W1 प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होगा, W1 रिप्रेजेंट हो रहा है, W1 ये है आइसोथर्मल। अभी क्या है प्योर W2 क्या है आइसोबारिक, ये है W2। यहां से जब आएंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा W2। और क्या है आइसोबारिक हो गया, W3 इज प्योरली एडियाबैटिक, इसके नीचे जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा W3। तो सबसे कम वर्क होगा W3 का, देन W3 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा W1 होगा, उससे ज्यादा W2 होगा। ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ए ही करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है। W2 W1 W3 करेक्ट, तो ए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। A system is undergoing a cycle that consists of 3 processes. During the first process, the work is 5 kilojoule and heat is 23. पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है 5 किलोजूल है और दूसरे और हीट ट्रांसफर 23 है। इन द सेकेंड प्रोसेस नो वर्क इज देयर, केवल हीट इंटरैक्शन है -50। थर्ड में एडियाबैटिक मतलब नो हीट ट्रांसफर, केवल वर्क होगा, तो वर्क थर्ड प्रोसेस में लगाना है। बहुत सिंपल है, देखो पूरा तो एक साइकिल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए लगाएं बेटा, फर्स्ट लॉ लगाएं किसके लिए, साइकिल के लिए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा W। तो पहले प्रोसेस में Q कितना है, देखो द फर्स्ट प्रोसेस में 5 किलोजूल वर्क है, हीट है 23, तो 23 हीट है पहले प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस में हीट कितना है -50। तीसरे प्रोसेस तो एडियाबैटिक है 0 इज इक्वल टू, पहले प्रोसेस में वर्क कितना है 5, दूसरे प्रोसेस में वर्क कितना है नो वर्क 0, तीसरे में कितना है वही निकालना है W3। अब निकाल लो, हो गया। तो W3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 50, 23 माइनस 27 आ गया, और माइनस का 5, तो माइनस का 32 आ जाएगा, याद माइनस का 32 किलो जूल आ जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर विद इनिशियल कंडीशन ऑफ P1 V1 एक्सपैंड फाइनल कंडीशन टू P2, तो P2 का वैल्यू है P1/2, तो प्रोसेस क्या होगा? अब देखो इसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि पीवी डायग्राम में किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के जो जनरल इक्वेशन है वो अपन लोग मान सकते हैं PV टू द पावर K इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर K इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे n वर्ड यूज किया हुआ है तो एक काम करते हैं यहाँ पे n ही ले लेते हैं, n के वैल्यू से अपन कंक्लूड कर n इज इक्वल टू कांस्टेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n। वैल्यू पुट करो, P1 V1 तो P1 V1 ही है, इज इक्वल टू P2 कितना है, P2 है P1/2, ये हो गया P1/2, और V2 कितना है, V2 है 3V1, तो ये हो जाएगा 3V1 टू द पावर n। तो अब 3 बाहर आ जाएगा, तो P1 से P1 पहले तो काट दो, यहां बचा V1 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर n/2, 3 टू द पावर n बाहर आ गया, बचा V1 टू द पावर n, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया कैंसिल आउट, ये 2 उधर आ गया, 3 टू पावर n इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 टू पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब n का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालें, लॉग ले लो दोनों साइड में, ln ले लो दोनों साइड, तो ln जब लेंगे तो n ln 3 हो जाएगा, n ln 3 इज इक्वल टू ln 2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया, ln 2/ln 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू ln 2/ln 3, तो हो जाएगा n का वैल्यू आ जाएगा 0.631 करके कुछ आ जाएगा। यानी ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें n का वैल्यू 1 से कम है, n का वैल्यू क्या है 1 से कम आ जाएगा, तो ये अपन का डी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं विद द करंट ऑफ 20 एम्पियर एंड द वोल्टेज गिवन है, तो V इंटू आई, V इंटू आई क्या होता है, हमारा पावर होता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसमें लगा दो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, क्या लगाएंगे dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब सब कुछ रेट में दिया हुआ, ये भी रेट, ये भी रेट, ये भी रेट। अब इसका रेट क्या, dq क्या आ जाएगा, dq दे रहा है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है तो -10 वॉट आ जाएगा, हीट रिजेक्ट होता तो माइनस लेते हैं ना। अब हमको du तो हमको निकालना ही है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी, du डैश तो हमको निकालना ही है, प्लस ये क्या हो जाएगा dw कितना, ये वर्क इनपुट हो रहा है, ध्यान समझिएगा क्या है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी द करंट एंड दिस वन इज सप्लाइंग बेसिकली, राइट। तो ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में सप्लाई होगा, कितना सप्लाई होगा V इंटू आई, तो V है 12.8, I है 20, ये आ जाएगा वॉट में, तो बस du डॉट निकाल लो, यहां से du डॉट निकाल लो, तो ये आ जाएगा 12.8 इंटू 20 -10 कितना, 246 जूल पर सेकंड मतलब वॉट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, A system absorb 100 kilojoule of heat and does 60 kilojoule of work along the path 1 2 3, तो 1 2 3 में इतना हीट कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है, सेम क्या हो रहा है 20, ओके 1 4 3 में बताना है, तो कितना क्या बताना है, हीट एब्जॉर्ब बताना है। पहले एक काम करो 1 2 3 ले लो, 1 2 3, 1 2 3 में फर्स्ट लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा dq 1 2 3 इज इक्वल टू du 1 2 3 du प्लस dw 1 2 3, तो dq 1 2 3 कितना है, सिस्टम एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, 100 सप्लाई कर रहे हैं, du 1 2 3 यहां से निकालेंगे, 1 2 3 निकालेंगे, प्लस हीट एंड डज वर्क मतलब वर्क दे रहा है मतलब पॉजिटिव है 60,
तो डी यू का वैल्यू कितना हो गया बेटे, यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि इधर उधर कहीं पे भी लिखता है ये आदमी। तो डी यू 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 का वैल्यू हो गया 40 किलो जूल। अब हमको क्या लगाना है, अब हमको ले लेना है 143, क्या ले लेना है 143 के लिए लगाओ, तो क्या हो जाएगा डी क्यू 143 प्लस इज इक्वल टू, इस प्रोसेस में 143 में लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ, तो डी क्यू 143 इज इक्वल टू डी यू 143 प्लस डी डब्ल्यू 143। अब एक चीज समझेंगे, यहां पे एंड पॉइंट क्या 1 3, यहां पे भी क्या 1 3, केवल प्रोसेस चेंज है, यहां 2 प्रोसेस है, यहां 4 प्रोसेस है, पर डी यू एक प्रॉपर्टी है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब मैं बोलना चाहता हूं डी यू 143 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू डी यू 123 ही होगा, तो ये 40 ही रहेगा, 40 किलो जूल। हमें निकालना क्या है, द हीट एब्जॉर्ब निकालना है, डी यू का वैल्यू 40 हमें पता है, प्लस और ये क्या 20 किलो जूल ऑफ वर्क सिस्टम डस करता है, तो 20 किलो जूल, तो ये आ जाएगा 60 किलो जूल, फाइनल आंसर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अकर विच पी और वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। राइट, मैं इसको नेक्स्ट ही स्लाइड में कर लेता हूं क्योंकि यहां मुझे लगता है कि शायद ना हो पाए जगह। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू गिवन -3V प्लस 16, P इज इक्वल टू गिवन है -3V प्लस 16, वो भी बार में गिवन है। ओके, द वॉल्यूम V इज मीटर क्यूब, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द V चेंजेस फ्रॉम 2 to 6 मीटर क्यूब, राइट, 2 to 6 मीटर क्यूब। देखो अब अपन को क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, अब अपन को क्या करना है, एक्चुअली एक तरीके से लीनियर रिलेशन है ये, आप देखेंगे तो लीनियर रिलेशन है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV, राइट। अब देखो तो ये वैल्यू है, प्रेशर जो है किसमें दिया हुआ है, बार में, तो इसको किलो पास्कल में लिखना पड़ेगा। तो किलो पास्कल बार में दिया हुआ है, किलो पास्कल में लिखने के लिए 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बाद में कर देंगे, चलो अभी करेंगे तो आपको रखने में दिक्कत होगी। चलो P का वैल्यू V के टर्म्स में लिख दो PdV में, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 हो जाएगा -3V प्लस 16, चलो रख ही देते हैं 10 to the power 2। 10 to the power 2 क्यों कर रहा है, किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये किलो पास्कल में हो गया, अभी तक बार में था। ये हो गया dV। अब इसको जरा इंटीग्रेट कर दो, अब जरा इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 to the power 2 तो बाहर ही हो गया, यहाँ बचा -3V स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, -3V स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, करेक्ट है, प्लस क्या आ जाएगा 16V आ जाएगा, 16V। कहाँ से कहाँ तक करना है अपन को इंटीग्रेट, अपन को करना 2 to 6, कहाँ से करना 2 to 6, तो यहाँ पे पहले 6 वैल्यू रख दो, 10 to the power 2 हो जाएगा। वैल्यू आंसर किस में आ रहा है एक बार देख लेते हैं, जूल में आ रहा है। ओके 10 to the power 5 रखना चाहिए था फिर तो यार, इसको 10 to the power 5 रख लो, पास्कल में रख लो क्योंकि आंसर जूल में दिया है ना, तो इसको 10 to the power 5 ही रख लो पास्कल में, 10 to the power 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 to the power 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 to the power 5 -3/2 इंटू क्या हो गया 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 36 - 4 प्लस क्या आ जाएगा 16 इंटू 6 - 2, 10 to the power 5। अब ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है, तो 36 - 4, 36 - 4
इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 48 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, ये प्लस का 64 आ जाएगा। तो 64 माइनस 48 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁵ जूल। राइट, कितना आ गया? 16 इंटू 10⁵ जूल। कितना आंसर है? 16 इंटू 10⁵ जूल। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे बाकी क्वेश्चन हो गए। होपफुली क्वेश्चन इजी ही थे इस बार, राइट? तो ये आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।